विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है मोशन। तो आइए देखिए हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है। In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are all in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of trees. What causes the phenomena of sunshine, sunset, and changing of seasons? Is it due to the motion of the earth? If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? तो हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में देखते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट को मोशन में देखते हैं। चिड़ियाँ, बर्ड्स जो होती है वो फ्लाई करते हैं, फिशेस, मछलियाँ जो हैं वो स्विम करती हैं। हमारी जो ब्लड है वो हमारी वेंस और आर्टरीज के थ्रू हमारा मूव करता है। कार्स जो है उसमें मूवमेंट देखते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सभी मोशन में होते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में जब होता है तो इसका जो पोजीशन है टाइम के साथ में वो चेंज होते रहता है। जबकि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जबकि मोशन जो है उसको इनडायरेक्ट एविडेंस के थ्रू हम लोग देख पाते हैं। जैसे कि हमारे पास में एयर का मोशन के बारे में हम बात करें तो एयर के मोशन को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं? जो डस्ट पार्टिकल है उसके मूवमेंट के थ्रू, या फिर लीव्स हो गए, ट्री के ब्रांचेस हो गए, उन सब के मूवमेंट के थ्रू हम एयर के मूवमेंट को देख सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना है सनराइज़, सनसेट और चेंजिंग ऑफ सीज़न, ये सब क्यों होता है? सीज़न जो चेंज होता है ये सब क्यों होता है? क्या ये मोशन अर्थ के मोशन की वजह से होता है? अगर ये सही है तो क्यों हम लोग मोशन जो अर्थ का मोशन है उसको हम लोग डायरेक्टली क्यों नहीं परसीव कर पाते हैं? An object may appear to be moving for one person and stationary for some other. For the passengers in a moving bus, the roadside trees appear to be moving backwards. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passengers to be at rest. What do these observations indicate? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए, एक पर्सन की बात करें जो स्टेशनरी बैठा हुआ है तो उसके मतलब उसके कुछ किसी पर्सन के लिए वही ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी दिखाई पड़ता है, और कोई दूसरा पर्सन है उसी के लिए वही ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग वे में दिखाई पड़ता है। कोई दूसरा पर्सन है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट जो है मूविंग वे में दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? कुछ पैसेंजर्स जो है मूविंग बस में बैठे हैं और रोड साइड के जो ट्रीज़ होते हैं वो उसको ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ में मूव करते हुए उसको लगता है कि मूव कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, फील होता है। कोई पर्सन जो रोड के साइड में खड़ा हुआ है उसके लिए जो बस है जो जिसमें कि पैसेंजर्स है और वो जो है मूव कर रही है, तो वहाँ पर जो मूवमेंट दिख रहा है वो जो बस है वो उसको मूवमेंट में मूव करती हुई दिख रही है। जबकि जो पैसेंजर है जो अंदर बैठा हुआ है, बस के अंदर बैठा हुआ है, वो अपने साथ में जो पैसेंजर उसके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सामने वाला उसके लिए रेस्ट में है। तो ऐसा जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या इंडिकेट करता है? Most motions are complex. Some objects may move in a straight line, others may take a circular path, some may rotate, and a few others may vibrate. There may be situations involving a combination of these. In this chapter, we shall first learn to describe the motion of objects along a straight line.
We shall also learn to express such motions through simple equations and graphs. Later, we shall discuss ways to describe circular motion. तो यहाँ पर बहुत सारे जो मोशन होते हैं मोस्टली वो कॉम्प्लेक्स मोशंस होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ जो है सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ जो है वो रोटेट करते हैं और कुछ जो है वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हैं ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में इन सब का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले मोशन ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं मोशन के लिए, सिंपल इक्वेशंस जो होते हैं ग्राफ के मेथड से, उस ग्राफिकल मेथड के थ्रू इक्वेशंस को भी देखेंगे। तो उसके बाद में और सबसे लास्ट में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो आपका जो क्लासरूम है उसका जो वॉल है वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये आपस में डिस्कस करना है। एक्टिविटी 7.2 में है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस आपने कभी किया होगा, जब ट्रेन में आपने ट्रैवल किया होगा, तो जब आप बैठे हुए हो तो वहाँ पर जो मूवमेंट होता है, ट्रेन का मूवमेंट जो होता है, आप जब सामने वाले के साथ बैठे हो तो वहाँ पर वो चीज़ें रेस्ट में, ट्रेन की हर एक चीज़ आपको रेस्ट में दिखती है, बाहर की चीज़ें जो है वो मोशन में दिखती है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। तो इसके बारे में डिस्कशन करना है। Think and act. We sometimes are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled, as observed in a flooded river, a hurricane, or a tsunami. On the other hand, controlled motions can be a service to human beings, such as in the generation of hydroelectric power. Do you feel the necessity to study the erratic motion of some objects and learn to control them? तो यहाँ पर एक्टिविटी आपको शो करना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन। We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference points according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. तो यहाँ पर हम किसी भी लोकेशन को, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके लोकेशन को हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लिया कि हमारा जो स्कूल है विलेज में है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा स्कूल है। हमने इस पोजीशन को, स्कूल का जो पोजीशन है उसको रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में, उसको हम लोग रेफरेंस हमने दिया रेलवे स्टेशन के रेफरेंस में, वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इस एग्जाम्पल में जो रेलवे स्टेशन है ये एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। हम जो है दूसरे रेफरेंस पॉइंट भी हमारा सुविधा के अनुसार हम चूज़ कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट जिसे कि हम ऑरिजिन कहते हैं उसको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अ सिंपल टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट learn to describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O, which is treated as its reference point. Let A, B, and C represent the position of the object at different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C
थ्रू बी। तो यहाँ लिखा है कि एक सिंपल टाइप का मोशन जो हमारे पास में स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हमने मान लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट उसका हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जर्नी ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है और ये ओ पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे। अब मान लेते हैं कि ए, बी और सी जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, डिफरेंट इंस्टेंट्स पर इसका पोजीशन है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है ये सी और बी से होते हुए ये क्रॉस करते हुए उसके बाद में ए तक पहुंचता है। इस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है। तो उसके बाद में ये वापस यहाँ से बैक आता है उसी पाथ को फॉलो करते हुए और उसके बाद में सी से और बी से होते हुए सी तक ये पहुँचता है। तो आगे लिखा है द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए प्लस ए सी दैट इज़ 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल पाथ कितना कवर किया इसने मूवमेंट में? सबसे पहले ओ से सी तक गया, देन सी से सबसे पहले ओ से ए तक गया, ओ से ऑब्जेक्ट ए तक मूव किया है टोटल, और उसके बाद में ए से वापस वो सी तक आया है, यहाँ तक का मूवमेंट हुआ है। तो ओ से ए तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, और वापस ए से ये सी तक मूव करके आया है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 35 किलोमीटर। ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 95 किलोमीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये जो था ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया इससे हमें पता चला। To describe distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of motion. तो जब हमें डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है तो हमें सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है, कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम लोग सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ। तो ये जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा, तो यहाँ से क्या आप बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन सी तक जो मूवमेंट है उसके मूवमेंट में वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A. तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगा, ये डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू आप फाइंड करेंगे ओ से ए तक का मूवमेंट का। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as displacement. तो displacement क्या होता है? shortest distance होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका जो shortest distance है उसे उसका displacement कहा जाता है। Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने जितना डिस्टेंस कवर किया दोनों इक्वल हो सकते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 7.1 फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट from O to A, the distance covered is 60 किलोमीटर and the magnitude of displacement is also 60 किलोमीटर। तो हमने अभी जो डायग्राम देखा था इसमें डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर था और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर था। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered is equal to 60 plus 25 kilometer is equal to 85 kilometer, while the magnitude of displacement is 35 kilometer. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड इतना निकला है 35 किलोमीटर और डिस्टेंस हमारा टोटल निकला है 85 किलोमीटर। दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है। Further, we will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not
ज़ीरो। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम नोटिस कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो भी कवर होगा वो ज़ीरो कभी नहीं होगा। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ, the final position coincides with the initial position and therefore the displacement is zero। तो अगर हम लोग ऐसा मान लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूवमेंट जब अपना स्टार्ट किया तो मूव करने के बाद ओ से मूव किया, एक पर गया और वापस जो है अगर वो ओ पर आ गया, तो इस कंडीशन में उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, इसीलिए यहाँ पर किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। However, the distance covered in this journey is OA plus AO is equal to 60 km plus 60 km is equal to 120 km। वहीं बताया है कि डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से O से A तक जाने में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, वापस A से O तक आने में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर। Thus, two different physical quantities, the distance and displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time। तो यहाँ पर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है हमारे पास में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इनको ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ओवरऑल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके लोकेशन को, उसके फाइनल पोजीशन से कितना क्या लोकेशन है उसको फाइंड करने के लिए, रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक्टिविटी 7.3 में आते हैं। टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप। एक मीटर स्केल लेना है और एक लंबी सी रस्सी लेनी है। वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर टू ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर अलॉन्ग इट्स साइड। तो एक बास्केटबॉल कोर्ट में एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर तक जाना है, उसके साइड से होते हुए। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। तो इस केस में आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया ये बताना है। Now, activity 7.4. Automobiles are fitted with a device and that shows the distance traveled. Such a device is known as an odometer. A car is driven from Bhubaneswar to New Delhi. The difference between the final reading and the initial reading of the odometer is 1850 किलोमीटर। तो एक ऑटोमोबाइल है हमारे पास में, जिसमें कि एक डिवाइस इसमें फिट किया गया है, जो कि उसको उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो उसको मेज़र करता है, और इस डिवाइस को ऑडोमीटर कहा जाता है। जो कार है वो भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली जा रही है, तो यहाँ पर फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग जो ऑडोमीटर का है उसमें जो डिफरेंस है वो 1850 किलोमीटर का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया का रोड मैप को देखते हुए मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है भुवनेश्वर से दिल्ली जाने में, वो आपको फाइंड करना है। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन सपोर्ट करना है। आंसर है यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इवन व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है चाहे वो कुछ डिस्टेंस कवर करे। दिस हैपन्स व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्साइड्स विद द इनिशियल पोजीशन। तो ऐसा तब होता है जबकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के साथ में कॉन्साइड कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन मूव्स अराउंड अ पार्क एंड स्टैंड्स ऑन प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, दैन हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। तो एग्जाम्पल है कि कोई पर्सन जो है पार्क के अराउंड में मूव करता है और उसके बाद में आकर के उस जगह पर ही खड़ा हो जाता है जहाँ से उसने मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। Question number 2 is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at
द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो कोई फार्मर है जो कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 10 मीटर दिया है और वो 40 सेकेंड में उसकी बाउंड्री के अराउंड वो मूव करता है। तो वो मैग्नीट्यूड यहाँ पर फार्मर का जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कब फाइंड करना है? एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो इसे हम एक स्क्वायर, अब सपोज ये है स्क्वायर है जिसका कि चारों ओर बाउंड्री जो है वो 10 मीटर का है। तो यहाँ साइड स्क्वायर फील्ड का 10 मीटर दिया है, तो पेरीमीटर कितना कैसे निकालेंगे? जो भी साइड इंटू साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस केस में पेरीमीटर हो गया हमारा 40 मीटर। फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री इन 40 सेकेंड। क्वेश्चन में दिया है कि फार्मर जो है वो बाउंड्री के अराउंड 40 सेकेंड में मूव करता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना निकालना है? 2 मीटर 20 सेकेंड में, हमें 2 मिनट 20 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट फार्मर का फाइंड करना है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले दोनों जो हमारे पास में यूनिट है सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मीटर में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये 20 सेकेंड यहाँ पर दिया है, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 140 सेकेंड। तो ये जो है हमारा सेम यूनिट में कन्वर्ट हो गया। अब क्योंकि फार्मर जो है 40 सेकेंड मूव करता है, 40 मीटर कवर करने में 40 सेकेंड का टाइम लेता है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि सिंस इन 40 सेकेंड फार्मर मूव्स 40 मीटर, देयरफॉर फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इज इक्वल टू 40 बाई 40 मीटर। तो इसीलिए पहला डिस्टेंस का फार्मर जो कवर करेगा वो कितना हो जाएगा? जो डिस्टेंस है 40 बाई 40 कर देंगे तो ये 1 मीटर हो जाएगा। देयरफॉर इन 140 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फार्मर इज, सिंपली इसको ये जो डिस्टेंस है फर्स्ट डिस्टेंस को उसको हम लोग 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 140। अब नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है 140 मीटर को कवर करने में। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पेरीमीटर कर देंगे। टोटल डिस्टेंस है 140 और पेरीमीटर 40 मीटर है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3.5 राउंड आ जाएगा। तो 3.5 राउंड जो है फार्मर सी पॉइंट से यहाँ पर ये कवर करेगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 मीटर स्क्वायर प्लस 10 मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 मीटर स्क्वायर टोटल ऐड करेंगे 200 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे 10√2 मीटर हो जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 14.14 मीटर। तो यहाँ पर लिखा है लास्ट में 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो गया फार्मर का वो 14.14 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनमें से क्या सही है? पहला, इट कैन नॉट बी ज़ीरो। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो आंसर है नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। तो इनमें से दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस दैन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो सकता है या फिर डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो या तो उससे कम होगा उसका डिस्प्लेसमेंट या फिर इक्वल होगा, इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।